नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो लेकर। तो मित्रों, लास्ट वीडियो में मैंने सीटेट जनवरी 2021 पेपर फर्स्ट के जो मैथ सेक्शन था उसके 30 क्वेश्चन की वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत की थी। उन सभी 30 क्वेश्चंस का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया था और इस वीडियो में पेपर 2 के जो मैथ सेक्शन में 30 सवाल आए थे उन सभी का सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शॉर्टकट ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। किंतु आगे बढ़ने से पहले निवेदन करता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैंने एम सीरीज़ की बुकलेट ली है जिनके क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। 30 क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ मैथ सेक्शन के। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा आज के जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं इनके सॉल्यूशन की पीडीएफ मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक द्वारा प्रोवाइड करा दूँगा। आप लिंक से डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हैं, आप अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 को ये रीडिंग करते हैं यहाँ पर हम। यदि 0.139 प्लस 0.75 प्लस 2.105 माइनस 1.001 मल्टीप्लाई बाय 1.1 इज इक्वल टू 2 माइनस के, तो के का मान हमको यहाँ पर निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको करने के लिए हम करते क्या हैं, सबसे पहले हमारी जो LHS है उसमें देखते हैं हम जो हमारा रूल होता है बॉर्डर मास का, ठीक है, वो देखते हैं कहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर केवल हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन और एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, ये चीज़ हमारे पास लगने वाली है। यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्व करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले हमको जो सॉल्व करना है, यहाँ पर देखिए हमने क्या लिख लिया, ये जो हमारा सेक्शन है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1.001 मल्टीप्लाई 1.1, इसको हम मल्टीप्लाई करके राइट कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं। और इसको जो ये हमारा सेक्शन है 0.139 प्लस 0.75 प्लस 2.105, इसको ऐड कर लेते हैं। तो देखिए ये जो तीन पार्ट हैं इनको ऐड करने पर क्या आ जाएगा, मैं आपको राइट करके दिखा देता हूँ। ये आ जाएगा 2.994, ठीक है, 2.994 आ जाएगा माइनस, और ये जो सेक्शन है हमारा ये वाला 1.001 मल्टीप्लाई 1.1, ठीक है, 1.1 से मल्टीप्लाई हो रही है। इसको जब हम करते हैं मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या चीज़ आती है, मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आ जाएगा 2.994 हमारा आ चुका था माइनस का 1.1011, ये मैंने कैलकुलेट कर रखा है, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि किसको हमें किस तरह से राइट करना है। तो ये देखिए ये इतना सेक्शन, ये जो तीन हमारे पास टर्म है शुरू की 0.139 प्लस 0.75 प्लस 2.105, इसको ऐड करने पर आ जाएगा आपका कितना 2.994। और ये जो 1.001 मल्टीप्लाई 1.1 है, इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा ये 1.1011, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। इसके बाद लिखेंगे इक्वल टू 2 माइनस के। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा आपका, ये जो दोनों टर्म है 2.994 माइनस 1.1011, इसको जब हम माइनस कर देते हैं तो आता है 1.8929 इज इक्वल टू 2 माइनस के। और हम क्या करते हैं, साइड चेंज करके के को ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और 1.8929 को ले जाते हैं राइट हैंड साइड में। तो हमारे पास बन जाता है के इज इक्वल टू 2 माइनस 1.8929, और हमारे पास के का वैल्यू निकल कर आ जाता है 0.1071। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन हमारे पास जो सही हो जाता है वो होता है थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पर राइट करके दिखा दिया आपको। मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि आज के जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं उनके सॉल्यूशन की पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप डाउनलोड करके नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है, 0.1071। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट हो गया है। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 को ज़रा देख लेते हैं, थोड़ा जूम कर दिया मैंने आपके लिए। चलिए देखिए, तो यहाँ पर 32 है a इज इक्वल टू -3/4
एंड b इज इक्वल टू 5/6। निम्न में से कौन सा a और b के बीच स्थित नहीं है। यानी ये a और b जो दो वैल्यू दे रखी हैं, इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन दोनों के बीच में नहीं है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इन क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, सबसे पहले विकल्प जो हमें दिए होते हैं, जो ऑप्शंस दिए होते हैं, उनकी हेल्प से इजीली जो है हम सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो राइट करते हैं, क्या लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पर a की वैल्यू कितना है, a इज इक्वल टू -3/4 और b की वैल्यू कितना है 5/6। हमने इसको राइट कर लिया। इसको हम पहले सबसे पहले पॉइंट में फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए a इज इक्वल टू, जो a इज इक्वल टू दे रखा -3/4, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस की 0.75। क्लियर। और जो b है, b का वैल्यू पॉजिटिव है 5.6, तो ये हो जाएगी 0.833। ठीक है। तो इसी तरह से आप ये जो हम ऑप्शन दे रखे हैं, इनकी वैल्यू देखिएगा, 0 को हम 0 राइट कर सकते हैं, -1/2 को माइनस का 0.5 राइट कर सकते हैं, इसी तरह -2/5 को माइनस का 0.4 राइट कर सकते हैं, और माइनस का 7/9 को हम माइनस का 0.77 राइट कर सकते हैं। अब आप इसको इजीली देख लीजिएगा कि कौन सी चीज़ हमारी जो है a और b के बीच में नहीं है। देखिए a माइनस का है और b पॉजिटिव है ना, तो a तो जो पॉजिटिव होगा वो तो इनके बीच में आएगा ही, क्योंकि 0 से बड़ा हमारे पास 0.833 0 से ग्रेटर होता है, तो 0 तो हमारे इसके बीच में होगा। क्लियर हो गई। अब देखो क्या चीज़ नहीं हो सकती हमारे पास। देखिए माइनस का 0.5 है, इसको देखेंगे माइनस का 0.5, ये माइनस का a की वैल्यू रखिए माइनस की 7.75, तो पॉइंट का 7.5 से पहले हमारे पास कौन कौन सी होंगी, पॉइंट का 7.4 7.3 7.2, ऐसी पीछे तक जब आप चलेंगे 0 की तरफ चलेंगे तो आपके पास 0.5 भी आएगा। क्लियर। तो ये भी इसके बीच में हो गया। माइनस का 0.4 भी इसके बीच आएगा। ठीक है, 0 की तरफ चलने पर। लेकिन ये जो 0.77 है, देखिए पॉइंट, अगर आप नंबर लाइन को देखें और नंबर लाइन पर मान लीजिए यहाँ पर हमारा माइनस का क्या आ रहा है, माइनस का पॉइंट का 7.5 आ रहा है, तो यहाँ पर माइनस का पॉइंट का 6 आएगा, फिर अगले वाला माइनस का पॉइंट का 7.7 आएगा, वो 0 से दूर जा रहा है। ठीक है, ये जो शुरू के स्टार्टिंग के 3 नंबर हैं 0 की तरफ जा रहे हैं, और ये जो पॉइंट माइनस का 0.77 है ये 0 से दूर जा रहा है, तो दूर जाने वाला क्या हुआ, उसके बीच में नहीं आएगा, यानी ए और बी के बीच में नहीं आएगा। तो हमारे जो ऑप्शन हो जाएगा, तो मैंने आपको नंबर लाइन की हेल्प से इसलिए बता दिया जिससे आपको इजीली पता लग जाए कि हम किधर की तरफ जो है डायरेक्शन ले रहे हैं। तो 0 की डायरेक्शन 0 की तरफ जा रही है, माइनस की 0.5 की डायरेक्शन 0 की तरफ जा रही है। ठीक है, माइनस का 0.4 की डायरेक्शन 0 की तरफ जा रही है, लेकिन ये जो 0.77 है, 0.77 माइनस का, ये 0 से दूर जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इनके बीच में नहीं होगा। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। माइनस का 7/9 ए बी के बीच में नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए देखते हैं अब 33 क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 33 को रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको करेंगे। थोड़ा मैंने इसको जूम कर दिया जिससे आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, ये लिख रखा है इन्होंने, देखिए 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ और 12.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ के गुणनफल को मानक रूप में लिखना है। और मानक रूप दे रखा है इसका k मल्टीप्लाई 10⁻n। तो हमको किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, 2k + n की वैल्यू। यानी हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, ये जो हमें नंबर्स दे रखे हैं इनका प्रोडक्ट कीजिए, यानी मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसको मानक रूप में यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म आप जानते हैं किस तरह लिखते हैं, वो मैं आपको यहाँ लिख कर दिखा दूंगा। उसके बाद k और n की वैल्यू निकाल के आप इस वाले क्वेश्चन में रख देंगे, यानी 2k + n के अंदर रख देंगे, इस टर्म के अंदर रख देंगे k और n की वैल्यू, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमको करना क्या है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स, देखिए, चलिए मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ पर इसका आंसर निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले हमको जो करना है वो ये करना है 1.7 10⁻⁴ और इसकी मल्टीप्लाई करनी है 12.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। अब ये क्या हुआ, देखिए ये हमारी सिंपल मल्टीप्लाई है, तो 1.7 की मल्टीप्लाई 12.5 से कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 21.25।
ठीक है, मल्टीप्लाई, यहाँ 10 की पावर -6 या 4 है तो 10 की पावर -2 हो जाएंगी। आप जानते हैं जो सर्ट्स होती हैं वो आपने पढ़ रखी हैं, ठीक है, करणियाँ, उनकी जो घात होती हैं गुणा में घाते जो हैं अगर प्लस की हों जुड़ जाती हैं, माइनस की हों घट जाती हैं, ये आपके पास है। तो ये हो गया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? डेसिमल, किसी भी नंबर के बाद, एक नंबर के बाद, फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल लगते हैं, उसके बाद हम 10 टू दी पावर के रूप में लिखते हैं उसको। तो ये हमारे पास 21 है, तो 1 से हम लेफ्ट में ले जाएंगे पॉइंट को, 2.125 लिखेंगे और 10 की पावर, ठीक है, कितनी हो जाएगी, एक बढ़ जाएगी, -2 + 1, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 2.125 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -1। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। समझ गए आप? स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपको लिखनी आती होगी। तो फ्रेंड्स अब तक कितना कर चुके हैं हम? तो देखिए यहाँ पर हमने 1.7 इंटू 10⁴ मल्टीप्लाई 12.5 इंटू 10⁻⁻6 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है, जो कि हमारे पास आई है 2.125 इंटू 10⁻⁻1। यहाँ से हमको क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ से हमें n और k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हमने किसके इक्वलेंट मान लिया? जो हमें दे रखा है k इंटू 10⁻n, ठीक है। तो हमारे पास सीधे सीधे कंपैरिजन करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ गई है? k का वैल्यू हमारे पास आता है 2.125 और n का जो वैल्यू आ जाता है वो आता है -1। अब हमें सीधा सीधा क्या करना है? 2k + n की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखिएगा 2 मल्टीप्लाई k की वैल्यू रखेंगे 2.125, ठीक है, और प्लस n यानी -1, तो ये आ जाएगी 4.250, ठीक है, और -1 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3.250 यानी 3.25, ये हमारे पास आ गया। और ऑप्शन हमारे पास कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन हमारे पास 4 सही हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन जो दे रखा है वो सही हो गया है, ठीक है। हमारा जो ऑप्शन है 3.25 मीन्स ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, तो ये भी आपने कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। सबसे पहले क्वेश्चन को रीडिंग करते हैं। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। 3:5 में हमें दो संख्याएं दे रखी हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए, ठीक है, तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग कितना है? बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो एक जो हमारे पास संख्या है, एक को x मान लेते हैं, एक को y मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारी जो संख्याओं का अनुपात हो जाता है, जो क्वेश्चन में दे रखा है x/y, वो हो जाएगा 3/5, ठीक है। अब हमें क्या करना है? x को और y को जो अनुपात में दे रखी है कुछ मान लेना है। तो x को हम मान लेते हैं 3p और इसी तरह y को मान लेते हैं 5p, ठीक है। तो दोनों संख्या हमारी ये हो जाएंगी। p की वैल्यू फाइंड आउट करके हम यहाँ रख देंगे, दोनों संख्या पता लग जाएंगी। फिर हमें दोनों संख्याओं का योग चाहिए, तो x और y को हम ऐड कर देंगे। सबसे पहले क्या कंडीशन दे रखी है सेकंड वाली, वो देख लेते हैं। यदि दोनों संख्याओं में 12 जोड़ा जाए, ठीक है, तो अनुपात हो जाता है 5:7। देखिए मैं बता रहा हूँ ये आपको लिखकर। पहले संख्या हमारी 3p + 12 अपॉन कर देंगे 5p + 12, ठीक है। दोनों में हमने 12 जोड़ दिया, 3p में भी और 5p में भी, और इनका अनुपात कर दिया, ठीक है। तो ये अनुपात हो जाता है 5/7, ठीक है, यानी 3p + 12 अपॉन 5p + 12 = 5/7। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट, आपको मालूम है। तो इसको जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 3 21, 21p + 84 = 5 25p + 12 5 60, ये आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो p की वैल्यू आपके पास कितनी आती है? p की वैल्यू आती है 6, ये ध्यान रखना आप। जब इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे, 25 - 21p और 84 - 60 करेंगे तो आपके पास p की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसके आगे का पोर्शन बताता हूँ आपको। तो हमारे पास आ गई है p की वैल्यू 6, ठीक है। तो x हमारे पास कितना था? 3p था, तो 3 × 6 हो जाएगा यानी 18 हो जाएगा। और y हमारे पास 5p था, 5 × 6 यानी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। आपसे दोनों संख्याओं का योग पूछा है x + y, तो ये हो जाएगा 18 + 30 यानी कि 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। और हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा
सही हो गया है। कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट, इजी क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा है आपको 840, ठीक है, यानी जो मार्केट प्राइस है वो है 840। एक दुकानदार इस वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। अब इस अंकित मूल्य पर 15% की छूट भी दी, तब भी उसे कितने का लाभ हुआ? 19%, यानी 19% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य पूछा है, यानी कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा है। चलिए देखते हैं। तो इसमें एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उस फॉर्मूले से आप बहुत इजीली निकाल पाएंगे। देखिए, किसी का भी प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मार्क प्राइस की हेल्प से सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, फिर उसका कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं, दी हुई हैं, वो लिख लेते हैं। तो मार्क प्राइस का मतलब MP, यानी हमारा जो ये अंकित मूल्य है, ठीक है, वो लिख लेते हैं। तो MP हमारे पास कितना है? 840 है, ठीक है। और डिस्काउंट उसने कितना दिया? डिस्काउंट को मैं D से लिख रहा हूँ। तो D उसने 15%, यानी 15% की छूट दी उसने, ठीक है। और जो प्रॉफिट है वो हमारे पास कितना? P है आपका 19% का, ठीक है। तो हम पहले MP और D की हेल्प से SP फाइंड आउट करते हैं। देखो, SP का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। SP इज इक्वल टू MP मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, अपॉन 100। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप सब कुछ पुट कर लीजिए। 840 मल्टीप्लाई 100 माइनस 15, ठीक है, अपॉन, ठीक है, अपॉन 100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स आपके पास कितना आ जाएगा? ये 714, यानी 714 रुपये आ जाएंगे सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना आ गया आपके पास? 714 रुपये। इसको हटा दिया मैंने, तो यहाँ मैं नोट कर लेता हूँ। SP हमारे पास 714 है, ठीक है, और प्रॉफिट हमारे पास कितना? 19% का है। अब हमें कॉस्ट प्राइस पूछा, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला मैं आपको राइट करके दे रहा हूँ। SP यानी सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप सीधा सीधा सेलिंग प्राइस 714 मल्टीप्लाई 100 करके 100 प्लस प्रॉफिट है 19 का, तो ये आपके पास हो जाता है 71400 अपॉन 119, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास जो आएगा वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और वो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा फ्रेंड्स? देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर नीचे आप कट कर लीजिएगा टेबल से। तो मैं इसको लिख देता हूँ डायरेक्टली। CP जो है आपका आ जाएगा 600 रुपीज़, ठीक है। 600 रुपीज़ आपका आ गया है कॉस्ट प्राइस जो हमसे पूछा था। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन 3 हमारा हो जाता है करेक्ट। 600 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आ जाएगा। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आपसे निवेदन करता हूँ वीडियो को लाइक और शेयर करते चलें, ठीक है, ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए देखिए, 36 क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आप कई बार कर चुके हैं। साधारण सा समीकरण सॉल्व करने का सवाल है आपका। तो यहाँ पर आपको जो दे रखा है क्वेश्चन वो है, यदि 5x माइनस 7 अपॉन 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 4x माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 4x, तो हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो करनी है 8x प्लस 5 का, ठीक है। जो वैल्यू फाइंड करनी है 8x प्लस 5 का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं। जो क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया हुआ है इसी को राइट कर लिया हमने। इसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल जब हम इसको बनाएंगे तो देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, सेकंड स्टेप में लिख रहा हूँ, 5x माइनस 7 अपॉन 3 प्लस 2 का जो वैल्यू हो जाएगा 5x माइनस 7, एलसीएम लेंगे 3 2 से 6 हो जाएगा, प्लस का 6 अपॉन 3, ये आ जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड में 4x माइनस 3 प्लस 4 4 जा 16 हो जाएंगे, 16x अपॉन 4 हो जाएगा। क्लियर? अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5x माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएंगे 20x माइनस 3 अपॉन 4। क्लियर है? अब हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? 4 5 20, 20x माइनस 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 60x माइनस 9। क्लियर हो गया?
अब जब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आपके पास बन जाती है 5/40 यानी कि 1/8। यहाँ तक आपको कर लेना है, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 1/8, यहाँ तक आप कर लेंगे। इसके बाद हमको जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो हम काम करेंगे। तो x का वैल्यू फाइंड करना था सबसे इंपॉर्टेंट पहले, तो x का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। चलिए इसको इरेज करता हूँ, उसके आगे का देखिए। अब क्या करने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं 8x + 5, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो 8 × x का वैल्यू हमने कितना निकाला था 1/8 निकाला था, +5 कर देंगे। 8 से 8 1 जा 8, तो 1 + 5 यानी ये आ जाएगा आपका 6, और 6 हमारा ऑप्शन होता है फर्स्ट। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट वाला सही हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले रीडिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमें पी क्यू आर, ठीक है, मान लीजिए पी क्यू आर की वैल्यू आपको दे रखी है, तो आपको पी + क्यू - आर चाहिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले पी + क्यू कर लीजिए, पी और क्यू को ऐड करना है, उसमें से आर को माइनस कर देना है। तो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमको जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग पी + क्यू ब्रैकेट -आर राइट किया, और जो उनकी वैल्यू दे रखी है वो राइट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इजी तरीका बता रहा हूँ। जो हमारे पास टर्म्स हैं, जैसे p में हमारे पास 12xy यानी xy हो गया, y² की टर्म हो गई, x² की टर्म हो गई। तो हर एक p q r में जो सेम टर्म होगी उनके कॉफिशिएंट्स को प्लस या माइनस करके राइट करेंगे डायरेक्टली, और हम जो वैल्यू आएगी उसको देखेंगे कि क्या बन के आ रही है। तो देखो p और q है, सबसे पहले p और q में हमें देखना है, इन दोनों वाली में p q में हमें देखना है कि हमारे पास सबसे पहले क्या है 12xy है। तो xy की टर्म को हम देखेंगे। तो xy की टर्म हमारे पास 12xy है, ठीक है, और 9xy है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये दोनों प्लस हैं तो हम दोनों को प्लस कर देते हैं। तो क्या लिखा जाएगा p + q, ठीक है, और -r, इस तरह से लिख लिया। फिर p का हमने सबसे पहले कॉफिशिएंट देखे सेम टर्म के, तो xy का टर्म हो गया हमारे पास 12 + 9, ठीक है, xy क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या बनता है, प्लस लगाएंगे, फिर y² वाला लिखेंगे 12 - 10, ठीक है। आप क्वेश्चन में से दे के लिखिएगा, y² आ जाएगा। फिर इसी तरह से हम लिखेंगे प्लस, फिर हम लिखेंगे x² की टर्म वाला, तो -18 + 14, ठीक है, और x², ये हमारा p + q हो गया। माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और r को लिख देंगे 5y², ठीक है, -x² और +xy, ये हमारे पास बन के आई टर्म, पहली टर्म, ठीक है। अब सेकंड टर्म हम क्या लिखने वाले हैं, चलिए देखते हैं। सेकंड टर्म को बहुत ध्यान से देखिएगा। 12 + 9 हो गए हमारे पास 21 xy, क्लियर हो गया, प्लस, ठीक है, 12 - 10 2y² हो गए, 2y², ठीक है, माइनस का 4x² हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस से ये जो टर्म है r वाली, इसको माइनस से ओपन करेंगे, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का 5y² प्लस का x² और माइनस का xy आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो बन के आएगा लास्ट टर्म वो क्या आएगी, चलिए मैं इस टर्म के बाद लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास जो टर्म बन के आई वो आ गई है। इसको इरेज कर रहा हूँ फ्रेंड्स। यहाँ तक का आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करके राइट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद का टर्म में लिख रहा हूँ। तो जब इसको आप लिखेंगे सॉल्व करके, तो देखो लास्ट वाले टर्म में लिख देता हूँ पहले, जिससे आपको समझ में आ जाए हमने क्या किया। 21xy था, ठीक है, प्लस 2y² था, ठीक है, क्लियर, माइनस का 4x² माइनस 5y² प्लस x² था, और माइनस xy था। अब देखो सेम टर्म को देख लो, xy, ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस होकर 20xy हो गया, एक प्लस ये 21 जो था प्लस का था, और 1xy जो है माइनस का था, ठीक है। x² को देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर माइनस के 4 हैं, प्लस का 1x² है, तो माइनस का 3x² हो गया, और -3y² हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि 5 माइनस का है y² में, 2y² प्लस का है, तो ये हमारे पास बन जाएगा। तो विकल्प हम यहाँ जब देखते हैं, ठीक है, ये विकल्प हमें 4 नज़र आता है, तो 4th ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपको PDF मिल जाएगी इस कंप्लीट सॉल्यूशन की, जो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो वहाँ से आप अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा,
चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 क्वेश्चन में हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 322 हमें दे रखा है, एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1/x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपने काफ़ी बार किए होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 इक्वल टू 322 राइट करेंगे। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, इसको होल स्क्वायर के रूप में लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab कर रहे हैं। तो 2ab का मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो होता है, ये कट जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो 2ab ए और बी आपस में कट जाएंगे क्योंकि ये इन्वर्स हैं, एक एक्स स्क्वायर है, एक 1/x स्क्वायर है, कट के 1 हो जाएगा। तो मैं सिंपली 2 लिख के दिखा रहा हूँ आपको। इसका मतलब क्या हुआ, 2 दोनों तरफ ऐड करना है, 3 2 2 प्लस 2। देखिए दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया, समझ गए आप। एक टर्म तो हमारी ये हो गई सेम, एक्स की पावर 4 को एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया। तो ये जो टर्म बनी है हमारे पास, ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर, और ये हो जाएगा 324। क्लियर, तो हमको क्या वैल्यू मिल जाने वाली है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है लेंगे तो 324 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। 324 का अंडर रूट कितना होता है, वो होता है 18। ठीक है, तो यहाँ तक इसको वीडियो को पॉज करके आप राइट कर लीजिएगा। चलिए मैं बताता हूँ अब क्या करेंगे हम। तो हमें जो वैल्यू मिल गई है एक्स स्क्वायर अपॉन 1/x स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है, कितनी मिल गई है, 18 मिल गई है। अब हमको वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, x माइनस 1/x। तो इसका स्क्वायर लेंगे हम, देखिए तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास कौन कौन सी टर्म आती हैं। तो एक तो एक्स स्क्वायर आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब फिर से वही हो गया 2 मल्टीप्लाई एक्स इंटू 1/x। तो मैंने सीधा इसका वैल्यू लिख दिया 18, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके हैं, -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। ठीक है, बस ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया 16। क्लियर, अब क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर की वैल्यू आई है, x माइनस 1/x का स्क्वायर जो आया वो 16 आई है, हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, चले मैं इसको इरेज करता हूँ उसके बाद लिखता हूँ। तो x माइनस 1/x का स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 16। तो x माइनस 1/x जो है इसका 16 का अंडर रूट आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमारे पास जो 4 है वो ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो x माइनस 1/x का वैल्यू आ गया है 4 जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्या है, क्वेश्चन को रीडिंग कर लेते हैं। यदि 15x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 8 की वैल्यू ax प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी है, तो ए और सी धनात्मक पूर्णांक हैं। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है 2a प्लस बी माइनस सी माइनस 2d। ओके, चलिए देखते हैं करना क्या है। सबसे पहले हमको क्या करना है, ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तभी हम जो टर्म दे रखी है हमें रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड करने के लिए उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन को राइट कर लेना है। 15x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 8। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सबसे फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज आपको करना आता होगा, 15 8 120 इसके फैक्टर कर लेंगे 26 ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 15x स्क्वायर माइनस 20x और माइनस 6x प्लस 8। तो हमारे फैक्टर आ जाएंगे 5x करके 3x माइनस 4 और -2 3x माइनस 4। तो हमारे पास जो फैक्टराइजेशन आया वो आया 3x माइनस 4 और मल्टीप्लाई 5x माइनस 2, ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आ गई, 3x माइनस 4 मल्टीप्लाई 5x माइनस 2 आ चुका है। ठीक है, यहाँ से हम a b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, c d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए अब इसको हम इक्वल जो है हमें दे रखा है, इक्वल किसके दे रखा है, a x प्लस बी और ये सी एक्स। ठीक है, सी एक्स प्लस डी ये दे रखा है, ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी दे रखा है। तो यहाँ से हम कंपैरिजन करेंगे, इससे ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स ए बी सी डी की वैल्यू कितनी आ रही है। तो फ्रेंड्स कंपैरिजन करने पर हमको मिलता है ए बी सी डी की वैल्यू, देख लेते हैं यहाँ पर। तो ए का वैल्यू हमारे पास आ जाता है 3, ठीक है, सी का वैल्यू 5 आ जाएगा, ठीक है,
बी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा -4 और डी का वैल्यू आ जाएगा -2। अब हमको जो रिक्वायरमेंट है वो देख लेते हैं, 2a + b - c और -2d। ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2a का मतलब 2 3 6, ठीक है, प्लस b का मतलब b हमारा माइनस का है तो -4 हो जाएगा, -c, ठीक है, c का वैल्यू हमारे पास कितना है 5 है तो -c, तो 5 माइनस का हो जाएगा और ये -5 हो गया। और d का वैल्यू है हमारे पास -2, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा। तो 6 एंड 4 प्लस का है 10 - 9 यानी 1, ये हमारा 1 आ गया। ऑप्शन नंबर हमारे पास सही हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है, ठीक है। तो हमारी वैल्यू 1 आ गई है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 39 आपका कंप्लीट हो गया है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर, और क्वेश्चन नंबर 40 को रीडिंग कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो चीज़ गिवन है उसको पढ़ लेते हैं। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF है ना, त्रिभुज हमारे पास ABC और DEF है ट्रायंगल। इसमें AB = EF साइड दे रखी हैं, AB = EF, B और BC = DE और CA = FD, ठीक है, ये 3 साइड आपको दे रखी हैं। तो इसका सबसे पहले हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, और उसमें हमें क्या देखना है कि इन 4 विकल्प में से कौन सी कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन लग रही है। कॉन्ग्रुएंसी मीन्स सर्वांग समता जो है कौन सी लग रही है। तो सर्वांग समता के नियम आपको पता होंगे। तो यहाँ पर 3 साइड दे रखी हैं, तो नेचुरली सी बात है S S S कंडीशन बन जाएगी। तो वो किस तरह से होगा आप देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक फिगर बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। एक ट्रायंगल हमने बना दिया ABC, ठीक है, ये ट्रायंगल हमारा ABC है, और एक ट्रायंगल मैं आपके लिए बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पर DEF। क्लियर, जो जो साइड इनमें इक्वल होंगी वो आप देख लीजिएगा। तो AB = EF, AB जो है EF के इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल हो गई। मैं साइन लगा के दिखा रहा हूँ आपको। BC जो साइड है इस पर डबल निशान लगा दिया, वो ED यानी DE के इक्वल है। और CA जो साइड है 3 निशान लगा रहा हूँ मैं, वो DF के इक्वल यानी FD के इक्वल है। जब भी कॉन्करेंसी हम लिखते हैं तो जिस तरह से ट्रायंगल पहले वाला लिखा जाता है उसी के करस्पॉन्डिंग साइड्स को या पॉइंट को लेकर हम लिखते हैं दूसरे ट्रायंगल को। तो यहाँ पर ABC है तो ABC को हम रीडिंग कर रहे हैं A से B की तरफ, तो नीचे वाले को F से E की तरफ रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी बनेगी वो बनेगी ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल F से स्टार्ट किया, F E और D, ठीक है। नीचे लिख देता हूँ चलिए इसको मैं। तो ये कंडीशन हमारे पास हो जाएगी ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FED। तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो सेकंड वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 में हमें ये विकल्प दे रखा है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FED, ठीक है। तो बहुत ईजी था, कोई कैलकुलेशन नहीं थी, केवल माइंड से आपको देख कर लिखना था। सिर्फ ये समझना होना चाहिए कि किस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया पहले वाले ट्रायंगल में, सेम उसी के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट से शुरू करते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल में, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है, निम्न में से कौन सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाओं के लिए आपको बहुत ईजी चीज़ पता है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये आपके पास समकोण त्रिभुज है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ABC जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हमारा हाइपोटेनस यानी कर्ण होता है, ठीक है, हाइपोटेनस होता है, ठीक है। ये नीचे बेस यानी आधार होता है, और ये आपका परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड जो भी आप बोलते हैं, लंब यानी एल्टीट्यूड होता है, ठीक है, या परपेंडिकुलर जो भी आप रीडिंग करते हैं। तो ये इस तरह से होता है। तो आपको क्या पता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है। तो जहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी वो हमारा ट्रायंगल बन जाएगा कि समकोण त्रिभुज है, समकोण ट्रायंगल है वो, है ना। और उसकी जो साइड्स हमारे पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच हो रही होंगी वो हम ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, H
मीन्स हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, तो उसका स्क्वायर निकाल लेंगे और जो दो रिमेनिंग साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम करके देख लेंगे बड़ी साइड के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, देख लीजिए, मैं आपको किसी भी आप ऑप्शन को सबसे पहले ले लीजिएगा 1 2 3 4 में से। मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ ऑप्शन नंबर 4 से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो साइड है वो AC, मैंने अभी बताया था आपको, बड़ी सबसे बड़ी साइड AC वो 97 का स्क्वायर हो जाएगी और उसको आप 9409 ऐसे लिख लेंगे, AC स्क्वायर, राइट। और AB स्क्वायर को जब फाइंड करते हैं कोई सी एक साइड ले लीजिएगा, मैंने AB ले ली है, तो 65 का स्क्वायर हो जाएगा, वो हो जाएगा 4225। और इसी तरह से हमारे पास BC बनेगी, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा 72 का स्क्वायर यानी 5184। और आप चीज़ यहाँ क्या देख रहे हैं कि 9409 जो होता है 4225 प्लस, ठीक है, 5184 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। क्या मिला हमें यहाँ पर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इट मीन्स ये जो तीनों साइड हैं ऑप्शन नंबर 4 की, ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्लियर। आप थोड़ा सा अंदाज लगा ले कीजिए ऑप्शन देख कर के कौन सा हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट हो सकते हैं ये, तो उनको आप सबसे पहले ऑप्शन में चूज़ करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 41 कंप्लीट हो गया है। चलिए 42 को हम देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन कोई कैलकुलेशन का नहीं होता, सिर्फ माइंड से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कई परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन। तो देखिए 42 को मैं किस तरह से आपको बता रहा हूँ। किसी बहुफलक में, बहुफलक इट मीन्स पॉलीहेड्रॉन जिसकी कई भुजा होती हैं, तो कई फलक होते हैं, ठीक है। तो 7 फलक हैं, फलक को हम बोलते हैं फेसेस, जिसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हो जाता है 7। 10 शीर्ष हैं, शीर्ष कहते हैं वर्टिसेस को, वर्टिसेस को V से हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हमने 10 लिख लिया। इस बहुफलक में किनारों की संख्या है, तो इसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। किनारों की संख्या मतलब एजेस, इज इक्वल टू होती है V प्लस F-2, बस इतना सा याद रखना है। किनारों की संख्या जो होती है वो हमारे शीर्षों की संख्या प्लस जो उसके फलक हैं यानी फेस हैं उनकी संख्या -2 होती है। तो यहाँ पर हम इसका यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 7 -2 यानी जैसा 17, 17 -2 कितने हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं, ठीक है। 15 आ गया हमारा आंसर। 15 हमारे ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन हमारा जो है वो 3rd ऑप्शन सही हो गया है, ठीक है। इज इक्वल टू V प्लस F-2 में हमने लगा दिया। और कई बार इस तरह से क्वेश्चन बदल कर भी दे सकता है आपको, कि आपको जो मैंने ये फार्मूला बताया E-V-F में, तो इनमें से कोई सी भी दो से दे सकता है आपको और 3rd वाली आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो इस फार्मूले को आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास। त्रिभुज ABC में भुजा AB को E तक और भुजा CA को D तक बढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि एक ट्रायंगल हमें बना लेना है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ। एक हमारे पास ये ट्रायंगल था, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके नेमिंग कर देता हूँ A, B और C। क्लियर है। तो यहाँ से AB को जब ने बढ़ाया E तक, तो एक ये बनेगा हमारा एक्सटीरियर एंगल, और ऐसे ही AC को जब हम CA को जब हम बढ़ाते हैं, ठीक है, CA को जब हम बढ़ाते हैं तो ये एक और बनेगा हमारा 125 का बनेगा यहाँ पर एक्सटीरियर, और ये हमारा CBE जो है 100 का बना हुआ है। हमसे क्या पूछा गया है कि इनमें से 4 जो विकल्प हैं इनमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में देखिए दोबारा बना देता हूँ मैं इसको, इस ट्रायंगल में साफ साफ बना देता हूँ। ये हमारे पास A, B
ठीक है, सॉरी बी नहीं है, बी इधर है, ए बी, ठीक है, ए बी सी, ए सी को हमने नीचे बढ़ा दिया डी तक, तो ये हमारा एंगल 125 है। ये हमारा कितना हो गया 100 है, ई तक जो बढ़ाया था। ठीक है, अब हम सबसे पहले जो अंदर हमारा ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है, ट्रायंगल एबीसी के इंटीरियर एंगल है, इन सबको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो आपके पास दे रखा है ये वाला एंगल, ठीक है, जिस पर मैंने डबल निशान लगाया। कौन सा है ये, बी ए डी या डी ए बी, जो भी है, आपको लिख रखा है बी ए डी यहाँ पर। तो 125 है, तो आप देख रहे हैं कि सी डी एक स्ट्रेट लाइन है और 180 का एंगल फॉर्म होगा इसके ऊपर। तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल हमारा जो ये एंगल सी ए डी है, ठीक है, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको, एंगल सी ए बी, एंगल जो सी ए बी है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 180 माइनस 125, ठीक है, 180 माइनस 125। तो ये हमारे पास एंगल कितना आ जाता है 55 का आ जाता है। ठीक है, ये 55 का एंगल आ गया। ठीक है, अभी मैं आपको ट्रायंगल में बना कर दिखा दूंगा। ठीक है, थोड़ा स्पेस आ जाएगा, उसके बाद मैं इसको इरेज करके आपको दूसरा चीज़ बताऊंगा। अब हमारे पास दूसरा एंगल है, एंगल देख रहे हैं आप कौन सा, ठीक है, ये वाला बी, बी एंगल में बी को हम पढ़ेंगे सी बी ए, तो एंगल सी बी ए जो एंगल हो जाएगा वो 180 माइनस 100 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, अब एक अंदर वाला और बचा है, वो है हमारा एंगल सी यानी ए सी बी। ठीक है, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ तक का राइट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद वहीं से आप स्टार्ट करेंगे, आपको पता लग जाएगा आपने अब तक क्या दिखा। तो यहाँ पर अब हम एंगल सी ए बी निकालेंगे, ए सी बी निकालेंगे, ए सी बी यानी ऊपर वाला एंगल। ठीक है, तो ए सी बी जो एंगल है, आप देखिए त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग होता है 180, यानी कि इंटीरियर एंगल्स का सम होता है हमारे पास 180। तो 180 में से हम इन दोनों एंगल को माइनस कर देते हैं 55 प्लस 45, तो हमारे पास होता है 180 माइनस कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 प्लस 80। ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया 180, ये हमारे पास आए थे 55 और 80। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 180 माइनस ये 135 आया, तब हमारे पास 45 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो अब हमारे पास जो ये ट्रायंगल है फ्रेंड्स, इसको देखो ध्यान से, ठीक है, इसको देखना है बहुत ध्यान से। ए बी सी तीनों एंगल आपके पास आ गए, ऊपर वाला सी आ गया 45 का, ए वाला आ गया 55 का, और जो बी है ये आ गया 80 का। ठीक है, ये एंगल हमारे पास आ चुके हैं। अब हम इन तीनों एंगल की हेल्प से ऑप्शंस को चेक करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला क्या है, ट्रायंगल एबीसी समद्विबाहु है। समद्विबाहु किसमें, जिसमें दो एंगल इक्वल हो, यहाँ कोई भी दो एंगल इक्वल नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखा हमने, ये हो गया गलत। अब ए बी ग्रेटर देन बी सी, ए बी के सामने कौन सा एंगल है, ए बी देखो, ए बी के सामने जो एंगल है वो सी है, 45 है। ठीक है, और बी सी के अपोजिट एंगल 55 है, 55 है। तो ए बी जो है लेस होगी किससे, बी सी से, क्योंकि बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। ठीक है, तो 45 कभी भी बड़ा नहीं होगा 55 से, तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। थर्ड वाला देखेंगे, थर्ड वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। चलो थर्ड वाला ऑप्शन, तो फर्स्ट गलत सेकंड गलत। ठीक है, थर्ड वाला ए बी सी जो एंगल है और ए सी बी जो एंगल है, उनका अंतर में डिफरेंस आपको 35 दिखाना है। तो देखते हैं है कि नहीं है। देखो ए बी सी एंगल हमारा कौन सा है, दिस वन बी वाला, वो कितना है 80, माइनस किया ए सी बी कितना है 45 दे रखा ऊपर, देखो 45, इसको हम माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो गया आपका। ए बी सी एंगल 80 था, ए सी बी एंगल आपका 45 है, दोनों को माइनस कर देंगे 35 आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन थर्ड आपका
करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं, इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 पर। सबसे पहले क्वेश्चन को रीडिंग करते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि हमको क्या करना है। तो समलम पी क्यू आर एस दे रखा है, इसमें पी क्यू पैरेलल एस आर है, दो साइड हैं पी क्यू और एस आर जो पैरेलल हैं। पी क्यू और एस आर का जो अनुपात है वो भी दे रखा है, यहाँ पर रेशियो 3/2 है ना, रेशियो दे रखा है। यदि समलम का क्षेत्रफल दे रखा है आपको 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पी क्यू और एस आर के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो एस आर की लंबाई आपसे पूछी गई है। तो एस आर की जगह आपसे वो पी क्यू भी पूछ सकता था, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन बनाने वाले जो हैं क्या आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, हमें तो पी क्यू या एस आर जो भी निकालनी हो वो दोनों हम निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है वही निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो फिगर बनाते हैं सबसे पहले। और फिगर बनाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस तरह की फिगर बनाएं सबसे पहले। ठीक है, ये पी क्यू आर एस हो गया। ठीक है, 2x और 3x जो रेशियो दे रखा था उसमें हमने लिख लिया, पी क्यू को 3x और एस आर को 2x मान लिया। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है पी क्यू और एस आर के बीच की डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, उसको हमने 12 राइट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आर से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे आर डी। ठीक है, तो आपको पता है कि ये पी डी आर एस एक बन जाएगा हमारे पास रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये जो पी डी है, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, पी डी कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। आर डी कितनी हो जाएगी, आर डी हमारे पास 12 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो ये डी क्यू है, ठीक है, डी क्यू को देख लीजिएगा, दिस वन। ठीक है, ये 1x हो जाएगी, ये 2x था। ठीक है, तो डी क्यू कितनी हो जाएगी, 1x का मतलब x हो जाएगी। टोटल मैंने आपको सभी मेज़रमेंट लिख दिए हैं। अब हमारे पास दो फिगर बन गई हैं, एक बन गया है रेक्टेंगल जिसका नाम है पी डी आर एस, पी डी आर एस, ये बन गया एक रेक्टेंगल। और एक बन गया हमारा ट्रायंगल, कौन सा, आर डी क्यू। ठीक है, आर डी क्यू। इन दोनों के अलग अलग आप क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल एरिया हमारा ट्रेपेजियम का आ जाएगा, उसको रख देंगे हम 480 के इक्वल। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इतना आप राइट कर लीजिएगा, इसके बाद मैं आपको लिखना बता रहा हूँ क्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो फिगर बनाई थी हमने इसका एरिया निकालना है। तो हमारे पास जो फिगर बन के आई उसमें हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ जो लगाएंगे हम। ठीक है, तो एक तो हो गई 2x, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ 2x मल्टीप्लाई 12, दोनों के बीच की डिस्टेंस, प्लस ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस हमारे पास 1x हो गया यानी x, और हाइट होगी इसकी 12, हाइट तो 12 ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 24x हो जाएंगे, प्लस ये हो जाएंगे कितना, 6 टाइम्स कट जाएगा, 2 6 12 तो 6x, तो टोटल हमारे पास आ गया कितना, 30x आ गया एरिया हमारे पास किसका, ट्रेपेजियम का। ठीक है, ट्रेपेजियम का एरिया आ गया ये। ओके, बट क्वेश्चन में तो हमें दे रखा है 480, तो हमारे पास जो ये 30x हैं ये 480 के इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 16 आ जाती है। बस अब आपको क्या करना है, आपको चाहिए एस आर। ठीक है, तो एस आर हमने कितनी बताई थी आपको, 2x यानी 2 मल्टीप्लाई 16 यानी ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर, और 32 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ईजी था। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते चलें। ठीक है, चलिए, और इसके अलावा मैं ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग से बताता चल रहा हूँ कि आज के जितने भी क्वेश्चन हैं सबकी सॉल्यूशन की पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक के द्वारा आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप उसको डाउनलोड करके अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है और अच्छा है। 88 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर यानी लेंथ और ब्रेथ आपको पास दे दी है। एक आयताकार कागज के टुकड़े को अतिव्यापन किए, बिना अतिव्यापन किए मोड़कर एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया गया। 88 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर यानी लंबाई और चौड़ाई रखी थी, तो हमने क्या किया, जितनी चौड़ाई थी उतनी ऊंचाई का हमने एक
बेलन बना दिया, यानी जिसको हम सिलेंडर बोलते हैं। तो वो उसकी कंडीशन कुछ इस तरह से होगी। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जो मोड़ कर बना, सर्कमफेरेंस हो गया, और ठीक है ये हो जाएगा। तो हमारे पास जो ये हाइट बनी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये हो गई 10, और ये जो हमारे पास सर्कमफेरेंस बना सी फॉर सर्कमफेरेंस यानी परिधि, तो वो बन जाएगी हमारे पास 88। क्लियर। और एच बन गई हमारे पास 10। तो ये आपको क्वेश्चन में दे दिया। बेलन की धारिता लीटर में पूछी है, और धारिता क्या चीज़ होती है? वॉल्यूम होता है। तो हम सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे सेंटीमीटर क्यूब में, उसको लीटर में बाद में चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, सर्कमफेरेंस से रेडियस फाइंड करने वाला हूँ। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो 2πr की वैल्यू हमारे पास 88। यहाँ पर पाई का वैल्यू 22 दिया हुआ है, 22/7। तो 2 × 22/7 इंटू आर इक्वल टू 88। इसको सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू आपके पास कितने आ जाएगी? ठीक है, आर की वैल्यू हो जाएगी 14। देख लीजिए फाइंड आउट करके। 7 को 88 इंटू ऊपर ले जाएंगे, 88 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 88 इंटू 7, और 2 मल्टीप्लाई 22 को नीचे ले आएंगे, 22 की मल्टीप्लाई 44, 44 टू जा कितना होता है? 88, 2 7 जा 14। तो आर की वैल्यू हमारे पास 14 सेंटीमीटर आ गई। बस हमें सबसे पहले आर चाहिए होती है, क्योंकि वॉल्यूम निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो वहाँ पर हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करके लगानी थी, तो आर हमने निकाल लिया। तो इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ तक राइट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू फिर 22/7, आर हमने 14 निकाल चुके हैं। 14 इंटू 14 इंटू एच हमें 10 दे दीजिए। तो 7 2 जा 14 हो गए। तो हमारे पास टोटल जो आ गया ये 22 × 14 × 2 × 10। इसको हम कंप्लीट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाता है 6160 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 6160 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। और इसके आगे क्या करना है चलिए देखते हैं। इसको पॉज करके आप यहाँ तक राइट कर लीजिए। हमारा वॉल्यूम आ चुका है। जब हमारे पास वॉल्यूम आ गया 6160 सेंटीमीटर क्यूब, तो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या कि जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं वो 1 लीटर के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, हम 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 6160/1000 लीटर बनाने के लिए, ठीक है, तो लीटर बनाने के लिए हमने इसको डिवाइड कर दिया, लीटर हो गया। 3 के बाद डेसिमल लगा दीजिए, 6.160 यानी 0 आप हटा भी सकते हैं पॉइंट के बाद। अब तो 6.16 लीटर हमारे पास आंसर आ गया, और ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन 2 सही हो जाता है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी इजी था, बहुत इजी था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46। किसी घन का आयतन दे रखा है आपको। ये घन का आयतन देखा है 2197 सेंटीमीटर क्यूब। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं हम पार्श्व पृष्ठीय, वो होता है 4a²। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपसे CS से कट सरफेस एरिया पूछेगा वो, या टोटल सरफेस एरिया पूछेगा वो 6a² होता है, लेकिन पार्श्व वाला पूछा है तो 4a² होगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर इतनी सी बात समझने वाली थी। कभी कभी आप गड़बड़ कर आते हैं, मिस्टेक हो जाती है, कभी कन्फ्यूज़न से मिस्टेक हो जाती है। 6a² में 4a² में आप जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो पार्श्व जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, लेटरल सरफेस एरिया LSA जिसको बोलते हैं LSA, वो 4a² हो जाएगा। घन का है ये, है ना। और टोटल सरफेस एरिया अगर TSA निकालेंगे तो वो 6a² हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारे पास हो गया है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले हमको लिख लेना है, जो घन का आयतन दे रखा है V दे रखा है कितना 2197, यानी वो साइड का क्यूब होता है। a क्यूब 2197 हो जाएंगे। a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी घनमूल यानी क्यूब रूट ऑफ 2197, और ये कितना आ जाता है 13 का क्यूब रूट 321। ये जो है 2197 जो है क्यूब रूट होता है किसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट क्या होता है 13 होता है। ठीक है, तो 13 हमारे पास a यानी साइड आ गई। जब हमारे पास साइड आ गई है तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4a²। तो 4 × 13 इंटू 13, तो ये हो जाएगा हमारे पास 676 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस हमारे पास ये आंसर हो गया। ये ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
बहुत ईजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आप बचा कीजिए कि रिटर्न में करे जाएँ, ये माइंड में हो जाने चाहिए, ठीक है, तभी आपका टाइम बचेगा और आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं अब 47, ठीक है। निम्न आंकड़ों के लिए परिसर, बहुलक तथा माध्यक का माध्य क्या है। तो हमें तीन चीज़ यहाँ पर हैं, परिसर जिसको हम रेंज बोलते हैं, बहुलक जिसको हम मोड बोलते हैं, और मध्यक यानी माध्यिका जिसको हम ME बोलते हैं। ये तीनों आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तीनों फाइंड आउट करनी है इस डाटा के लिए। ये डाटा आपको दिया हुआ है, तो तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि तीन चीज़ें यहाँ पर औसत पूछा है। माध्य का मतलब होता है एक तरह का औसत हो गया है, ठीक है। तो माध्य निकालना है, तो माध्य क्या होता है, सिग्मा x/n, जितनी संख्याओं सबको जोड़ लो और उन संख्याओं, ठीक है, उनके जोड़ को डिवाइड कर दो जितनी संख्याओं, तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो डाटा दे रखा है इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग यानी आरोही क्रम, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा। तो इस तरह मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको। देखो सबसे पहले जो डाटा है यहाँ पर, इसको मैं लिख लेता हूँ 2, 3 यहाँ पर 2 बार हैं, ठीक है, 4 4 3 बार हैं, ठीक है। इसके बाद डाटा को देखते चले जाइएगा, 5 है, 6 है, 8 है, 9 2 टाइम्स हैं, ठीक है। उसके बाद 10 है, 11 है, 15 है और 19 है, ठीक है। टोटल हमारे पास n जो है 15 है, ठीक है। इसको ऐड कर देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो n की वैल्यू हमारे पास 15 है, ठीक है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम यूज़ कर लेंगे। तो ये हमने सबसे पहले आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, सही है। अब मैं कुछ टर्म्स बता रहा हूँ, वो देख लीजिएगा। सबसे पहले हमें निकालना r यानी परिसर। परिसर होता है सबसे बड़ी नंबर में से छोटी वाले को माइनस कर देंगे, तो r हमारे पास 19 - 2 यानी कि 17 आ जाएगा, ठीक है। बहुलक मोड MO, जो सबसे ज़्यादा बार नंबर रिपीट हुआ हो वो नंबर हमारा हो जाता है मोड यानी बहुलक। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा 3 बार आया है हमारा 4, तो मोड हो गया हमारे पास 4, यानी बहुलक हमारे पास 4 आ गया। माध्यिका और निकालनी है, तो वीडियो को पॉज करके इतना राइट कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा, माध्यिका होती है यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 15 थी। तो माध्यिका जो हमारे पास मीडियन यानी हो जाएगी 15 + 1/2 th टर्म, ठीक है, यानी 15 + 1 16, 16/2 8, 8 टर्म आ गई। 8 टर्म कौन सी होगी, उसमें से जो मैंने आपको आरोही क्रम बताया था उसमें से 8वीं टर्म आप देख लेना कौन सी आ रही है, ठीक है, वो आ जाएगी 6। ये आपको ध्यान रखना है। जो मैंने अभी आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को रखकर बनाया था उसमें से आपको 6th जो है 8th टर्म देखनी है, वो 6 आएगी। क्लियर। अब हमारे पास तीनों चीज़ आ गई हैं, ठीक है। तो क्या आ चुका है आपके पास, R आ चुका है 17, M मोड आ चुका है आपके पास 4, और मीडियन आपके पास आ चुकी है 6, ठीक है। तो हमें जो मीन निकालना है, रिक्वायर्ड मीन जो हमें निकालना है, इन सबको ऐड कर दो, 16 + 4 17 + 4 + 6/3 कर दीजिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 27/3 यानी कि 3 9 27। तो ये आ गया। ऑप्शन हमारे पास सही हो जाता है 2, ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है। बस इतना सा करना था और ये आपका क्वेश्चन हो गया है। देखा आपने कितने इजी क्वेश्चन है। तो 47 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं, कैलकुलेशन के क्वेश्चन थे। इसके बाद 48 से 57 तक आपका देखकर माइंड से सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनको करते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो ये क्वेश्चन आए हैं 48 से लेकर 57 तक, इनको हमें सबसे अच्छी तरह से पढ़ना है, रीडिंग करना है। इसके बाद हम कंक्लूज़न निकालेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो वो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसका सही आंसर बता देता हूँ। चलिए देखते हैं सबसे पहले 48 क्वेश्चन को रीडिंग करते हैं सबसे पहले, ठीक है। माध्यमिक विद्यालय में 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल की संकल्पना का परिचय देने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त रणनीति है, कौन सी विधि ज़्यादा जो है सर्वाधिक उपयुक्त होगी, वो हमें बताना है। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं आपके पास हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है, प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप में प्रदर्शन करना चाहिए। देखिए माध्यमिक विद्यालय में जब भी आप दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल की संकल्पना देंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, चित्रात्मक रूप में यानी ब्लैक बोर्ड पर आपको राइट करके बताना पड़ेगा कि आपको
करना क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह से गुणा होगी, पॉइंट कहाँ लगेगा, वो सारी चीज़ें आपको समझानी है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारे पास सही हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं 49 को। निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है? ठीक है, तो नैरो एम पूछा है, संकीर्ण उद्देश्य है, बहुत संकीर्ण। ठीक है, नैरो तो क्या है, चलिए पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन को अगर आप देखें पढ़ने के बाद, विद्यार्थियों को संख्याओं और संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं का संचालन करने में निपुण करना। ठीक है, ये हमारा सबसे संकीर्ण उद्देश्य है। क्यों है, चलिए ये भी समझ लीजिए। क्योंकि क्लास में आपकी अलग अलग प्रकार के अलग अलग बुद्धिमत्ता वाले स्टूडेंट्स होते हैं, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को कम समझ में आता है। तो जब हम उसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं, संख्याओं के बारे में बता रहे हैं, तो उनके ऊपर होने वाली संक्रियाओं यानी जो भी ऑपरेशंस हैं, प्लस है, माइनस है, ठीक है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई, जो भी आप बता रहे होंगे ऑपरेशन, किसी के समझ में मिल दिया जाएगा, किसी के लेट आएगा, तो वहाँ पर ये जो प्रोसेस है नैरो हो जाती है, यानी आपके लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है कि आप अपने विद्यार्थी को कैसे समझा पा रहे हैं और वो क्या समझ रहे हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 है आपके पास। निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थी को गणितीय प्रश्नों को हल करने का शिक्षण देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो 4 विकल्प आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन इसके सारे भी विकल्प हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर अनुमान और सत्यापन अधिगम को कड़े से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रारंभ में ही दिए गए प्रश्नों के समूह को हल करने के लिए आवश्यक सूत्रों की सूची उपलब्ध करानी चाहिए। अध्यापिका को शुरू में ही समस्या के हल प्राप्त करने के चरणों की व्याख्या देनी चाहिए। और चौथा है, विद्यार्थी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे प्रश्न का बहुत से परिप्रेक्ष्यों से अवलोकन करें। तो ये जो चौथे नंबर का है ये ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि आप स्टूडेंट को क्या इनकरेज कर सकते हैं इस बात के लिए कि भाई आप अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अलग अलग तरीके मेथड्स अप्लाई कीजिए, जिससे वो क्या करें, जो उनके आंसर्स आ रहे हैं उनको वो देख सकें। ठीक है, उनका अवलोकन कर सकें। तो ये ऑप्शन आपका 4th नंबर का सही हो जाता है। तो 51 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन को छांटना है। 4 विकल्प आपके पास हैं। गणितज्ञ ज्ञान की संरचना में परिकल्पना की एक भूमिका है। गणित में कल्पित तर्क प्रमुख होते हैं। गणितीय संचारण में भाषा का प्रयोग परिशुद्ध होना आवश्यक है। और चौथा है, गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाना उपयोगी नहीं होता। तो अशुद्ध कथन आपसे पूछा है, तो यहाँ पर आपका जो अशुद्ध कथन है वो 4th हो जाता है। आप देख के ही बता सकते हैं। गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाना उपयोगी नहीं होता, ये एक अशुद्ध कथन है। अनुमान से भी हम काफ़ी क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 51 क्वेश्चन हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 52 है, विद्यार्थियों में गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना वांछनीय है? 4 विकल्प आपके पास दिए गए हैं। चारों विकल्प को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली ऐसा बता रहा हूँ। इसका ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों को अपने उत्तरों का समर्थन देने की क्षमता मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 53। जल्दी जल्दी क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको मैं। एक आकृति का त्रिभुज होने के लिए शर्त यह है कि तीनों रेखाखंड का सम्मिलन न हो। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें दी गई हैं आपके पास यहाँ पर। तो इनमें से कौन सी हमारी सही है ऑप्शन, वो हमें देखना है। तो यहाँ पर देखिए, आवश्यक है परंतु पर्याप्त शर्त नहीं है। 3 रेखाओं का सम्मिलन कहते हैं तीनों रेखाएं इंसिडेंट करें, यानी एक दूसरे को कट करें, यूनियन हो, एक स्थान पर मिलें। लेकिन ये आवश्यक तो है, लेकिन पर्याप्त शर्त नहीं है। अब त्रिभुज होने के लिए आपके पास ज़रूरी नहीं है कि 3 ही भुजाएं हों, तीनों एक दूसरे से मिलें। बहुत सारी ऐसी कंडीशन हैं कि वो त्रिभुज किस तरह का होगा, है ना, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो वो चीज़ है। तो पर्याप्त शर्त नहीं है कौन से त्रिभुज के बारे में कहा है। ठीक है, तो 3 रेखाखंड का सम्मिलन देखिए, मैं आपको फिगर के द्वारा बताता हूँ। एक रेखा ये रही, एक ये रही और एक ये रही, 3 रेखाएं। ठीक है, ये कट हुई हैं, ट्रायंगल नहीं बना है। तो ऐसी भी कंडीशन हो सकती है। तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। 3 रेखाओं का सम्मिलन तो हो, लेकिन ये पर्याप्त शर्त नहीं है, इसके अलावा और भी कंडीशंस हैं।
54 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें 4 दिए गए हैं पॉइंट, इनको अच्छे से देखना है। n सम है तो n स्क्वायर सम है। ठीक है, देखो अगर n है, n इवन है तो n स्क्वायर क्या होगा, n स्क्वायर सम होगा। चलिए बात ठीक हो गई। थर्ड सेकंड वाला क्या है, n स्क्वायर सम नहीं है तो n सम नहीं है। चलिए, यदि सी वाला n स्क्वायर सम है तो n सम है, और डी यदि n सम नहीं है तो n स्क्वायर सम नहीं है। तो आप देखिए, n सम है तो n स्क्वायर सम है होता है, इसका उल्टा करेंगे, n स्क्वायर सम है तो n सम है। तो ये दोनों कंडीशन एक सी हैं और एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, तो ए और सी वाली जो है राइट कंडीशन है और एक दूसरे के अपोजिट है। तो हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पर ए सी का विलोम या सी ए का विलोम हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही बन जाता है, ऑप्शन नंबर 1 सही बन जाता है, सी ए का विलोम है। ठीक है, ये सही हो गई मेरी कंडीशन। तो 54 का भी हमारे पास आंसर आ चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55, चलिए रीडिंग करते हैं। दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में नहीं किया जा सकता। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आते हैं सीटेट में, आप देखते होंगे गिनतारा और ये जेब्रोजिया, टाइल जियो बोर्ड। तो इनके ऊपर हर बार कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाता है। इन सब चीज़ों के जितने भी ये 4-5 चीज़ हैं, इनका आप सावधानी से जो है पढ़ के जाइएगा, अच्छी तरह पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ से आपको ज़रूर क्वेश्चन मिल सकता है। तो 55 दृष्टिबाधित के लिए हम किस चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो वो आप देखिए जियोजेब्रा। ठीक है, इसका सही आंसर है जियोजेब्रा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा हो जाएगा, ऑप्शन 1। जियोजेब्रा का हम यूज़ नहीं कर सकते दृष्टिबाधित यानी ब्लाइंड या विजुअली चैलेंज स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए। ठीक है, चलिए 56 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो आपको सबसे पहले ये चारों विकल्प पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, पढ़ने के बाद हम देखते हैं कौन सा सही है। तो गणित की पुस्तकों में दी गई प्रमेयों की उत्पत्ति से ही गणित बनता है, ये तो गलत बात है। जो प्रमेय हमें पुस्तकों में यानी हमें थ्योरम्स हैं वो बुक में दे रखी हैं, उनसे थोड़ी गणित बनता है, और भी चीज़ें हैं। दूसरा देखिए ये भी गलत है, जो एक व्यक्ति जो कि अंगणितीय परिकलन में अच्छा है वह गणित में भी अच्छा होगा और विलंबते भी सत्य होगा, ये बात सही नहीं है। थर्ड भी हमारा गलत है, गणितीय ज्ञान के उत्पादन में अंतर्ज्ञान की कोई भूमिका नहीं है। और चौथा विकल्प इसका सही है, गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं, ये बात ठीक है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन लगी हो सकती हैं, कंडीशनल कुछ जो हो सकते हैं स्टेटमेंट हो सकते हैं गणित के। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाता है। चलिए देखते हैं 57, समावेशी कक्षा से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। समावेशी कक्षा में पठन अक्षमता वाले विविध बाधित क्षमता के छात्रों के गणित अधिगम में विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसका विकल्प को पढ़ लेंगे, ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है। पठन अक्षमता केवल भाषा सीखने को प्रभावित करती है, न कि गणितीय अधिगम को। ठीक है, तो ये सत्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 58 पर। ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो हर एक कैंडिडेट आप में से जानता होगा कि 999 ये हमारी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी है, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 3 3 3 3 3 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे 1 1 1 1 1 1 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3703 आ जाएगा। फिर इसको हम 7 से करेंगे तो 7 से करने पर 5291 मैं आपको करके दिखा रहा हूँ डायरेक्टली। फिर 11 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 481। फिर हम 13 से करेंगे तो आ जाएगा 37 और फिर 37 से करा जाएंगे 1। तो अब देखिए कितने गुणनखंड आए, तो 3 3 3 तो ये तो एक ही टाइप का हो गया। 1 दूसरा हो गया हमारे पास 7, तीसरा हो गया 11, चौथा हो गया 13 और पांचवा हो गया, ठीक है, पांचवा हो गया 37। तो कितने गुणनखंड आए अभाज्य गुणनखंड, 5 यानी 5। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा थर्ड, ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। 5 अभाज्य गुणनखंड हैं अलग अलग। ये क्वेश्चन हो चुका है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। यदि 8 अंकीय संख्या, देखिए 8 अंकीय संख्या दे रखी है आपको 179 179x, ठीक है,
और 091y 88 से विभाज्य है, तो x माइनस वाई का मान क्या है। तो आपको इस x का और y का मान निकालना है, उसको माइनस करना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बहुत इजी बता रहा हूँ। कोई भी संख्या 88 से डिविजल है, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 11, इसके हमने सबसे पहले क्या कर लिया, फैक्टर्स कर लिए। तो 2 4 जा 8, 8 11 8 जा 28 होते हैं। तो जो संख्या 88 से डिवाइड हो रही होगी वो 2 से भी सर्टेनली होगी, 4 से भी सर्टेनली होगी और 11 से भी सर्टेनली होगी। 4 3 जा 12, 11 2 जा 22 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। यानी आपके पास सबसे एंड में 2 से विजिबिलिटी क्या कहलाती है कि 2 या 0 होना चाहिए या 2 से डिविजिबल कोई संख्या होनी चाहिए। तो 2 से डिविजिबल सबसे छोटी संख्या हमारे पास 2 ही होगी। तो y की वैल्यू सीधी सीधी हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई है, यानी y की जगह 2 होगा। ये बात आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। क्लियर है, राइट। अब आप क्या करें, सीधा सीधा आपको मैं बहुत इजी मेथड बता रहा हूँ, ऑप्शन से ही हम निकाल लेंगे यहाँ पर। देखिए, तो अब हमारे पास जो संख्या बनेगी वो बनेगी 179x0912, ये संख्या बन गई। क्लियर है। अब आप एक काम कीजिए, बस बहुत इजी है। x की जगह यहाँ पर 1 2 3 4 रख के और या तो 2 से या 4 से या 11 से, इनमें से किसी से भी डिवाइड करके देख लो। समझ रहे हैं आप। देखिए मैं बहुत इजी मेथड बता रहा हूँ। पहले x की जगह 1 रखो, 2 से डिवाइड करके देख लो या 4 से या 11 से, किसी भी नंबर से आप डिवाइड करके देख लो। जब तक ये तीनों से एक साथ डिवाइड नहीं होगी पूरी संख्या, तब तक वो 88 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो आप पहले 2 से करके देखो। यहाँ पे 1 रखा, x की जगह 2 से डिवाइड करो, नहीं होगा। ठीक है, 4 से डिवाइड करो, नहीं होगा। 11 से डिवाइड करो, नहीं होगा। ऐसा करके देखना, जिससे हो जाए वो अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब x की वैल्यू आप कितनी रखोगे, यहाँ पर 4 रखोगे। ठीक है, क्लियर। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 11 से भी डिवाइड हो जाएगी। y की वैल्यू हम ऑलरेडी 2 यहाँ पर रख चुके हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है, x की वैल्यू 4 बनती है, y की वैल्यू 2। हमें निकालना है x माइनस y की वैल्यू। 4 माइनस 2 यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमारा जो 59 है, इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 से ही हो जाएगा, ऑप्शन 2। क्लियर हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो मैंने आपको जो ट्रिक बताई है इससे करेंगे आप। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 60। आपको बताना है कि 11/13 ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू 13/14 और सी की वैल्यू 15/17। तीन भिन्न है, इनमें से तीनों में से कौन सा जो है विकल्प सही है, कौन किससे छोटा और बड़ा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप सबके डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिएगा। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद जो ऊपर की संख्या होगी केवल हम उसको देखेंगे, जो बड़ी होगी छोटी होगी उसको अरेंज कर लेंगे डिसेंडिंग या असेंडिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, तो हमारे जो दे रखा है a की वैल्यू 11/13, b की वैल्यू 13/14 और c की वैल्यू हमारे पास 15/17। तो 13 14 17 हमारे पास डिनोमिनेटर है। तो हम इसको क्या कर लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 11/13 को क्या लिख सकते हैं, 11/13 तो है ही, और 14 और 17 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 14 इंटू 17। ठीक है, इसी तरह से b वाला 13/14 था। ठीक है, तो हमारे पास 14 13 और 17 की नीचे मल्टीप्लाई, तो 13 और 17 की ऊपर मल्टीप्लाई। इसी तरह हमारे पास क्या था, 15/17 था। तो नीचे हमारी कौन कौन सी मल्टीप्लाई आएंगी, एक तो 14 आएगी, एक 13 आएगी, तो ऊपर भी 14 और 13 आएगा। ठीक है, अब नीचे से 13 14 17 की जो मल्टीप्लाई है इसको हटा देते हैं। हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, यहाँ तक वीडियो को पॉज करके आप राइट कर लीजिएगा, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। तो हमारे पास जो ये 11 इंटू 14 इंटू 17 बचा, 13 इंटू 13 इंटू 17 है, और 15 इंटू 13 इंटू 14 है। तो ये हमारे पास हो जाएंगे 2618। ठीक है, 2873 और ये 2730। ठीक है, ये हुआ। तो हमें क्या करना है, सबसे छोटी फिर बड़ी देखनी है। देखो इसमें सबसे जो ऑप्शन है इसमें ऐसे लिखा हुआ है, सबसे पहले सबसे छोटी फिर बड़ी। तो सबसे छोटी को सबसे पहले लिखना है 2, सबसे छोटी हमारे पास 2618। 2618 कौन सा है, 11/13 है। ठीक है, इससे बड़ा
इससे बड़ा है 2730, तो वो लास्ट वाला है 15/17 है। और इससे बड़ा कौन सा है 2873 वाला है, वो बीच वाला है। बीच वाला कौन सा है हमारे पास 13/14, ये आया हमारे पास। तो 11/13 लेस देन 15/17 लेस देन 13/14। और ये ऑप्शन कौन सा सही है ये हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा थर्ड सही है, ठीक है। आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड ये वाला हमारा आ चुका है, ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हमने जनवरी 2021 पेपर 2 के मैथ के सभी 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि मैंने आपको हर एक क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव और कुछ क्वेश्चंस आपको ट्रिक से भी बताए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आई रिक्वेस्ट यू, आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप कृपया वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना स्नेह इसी तरह बनाए रखिएगा। मिलता हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।